हमारे विद्यालय में लड़कियों ने जो जो काम किया है, जिस पोस्ट में हैं आज, यहाँ पोस्टर वगैरह मैंने देखा है। आईबी में गई हैं, आईबी में सेलेक्ट हुई हैं, यहाँ पे एसडीएम रैंक पे आजकल सेलेक्ट जैसे कॉलेज वगैरह कहीं भी आप जाएं काम करवाने, तो यहाँ अगर छत्री है छत्री को देखता है, ब्राह्मण है ब्राह्मण को देखता है, अगर यादव यादव को देखता है। तो क्या ये भेदभाव आपके शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा उसको दहाड़ेगा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे तमाम पंक्तियाँ जो है शिक्षा को लेकर कही गई है। आज हमारे साथ ही बहुत ही अजीम शख्सियत स्वर्गीय मालती सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक अरविंद सिंह दारा जी बैठे हमारे साथ। आइए इनसे मुखातिब करते हैं। और इनकी जो बसें हैं तकरीबन महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये जो है निःशुल्क तकरीबन 8 बसें जो है बच्चियों के लिए, जो गर्ल्स हैं जो अवेलेबल हैं, मतलब उनके लिए सुविधा है। जो गांव से दूर दराज से आ रही हैं वो महाविद्यालय पर आ सकती हैं और निःशुल्क बसें चल रही हैं। इतना तमाम जो है जद्दोजहद कर रहे हैं विद्यालय के प्रति, छात्राओं के प्रति, समाज के प्रति। समाज सेवी भी कहे जाते हैं। तकरीबन 15 साल से जो है समाज में दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, गरीबों की, मुफलिसों की मदद कर रहे हैं। तमाम जगहों पर आना जाना रहता है। आइए सर से मुखातिब कराते हैं। और आज 21वीं वर्षगांठ है इस महाविद्यालय की। एक आप देख सकते हैं अनुपम ही दृश्य आज होने वाला है महाविद्यालय का, आप देखेंगे। उसका एक सेपरेट वीडियो दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो प्रणाम सर। जी कुछ अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? मैं अरविंद सिंह दारा जी इसी गांव का निवासी हूँ। जी। और ये मेरी माता जी के नाम का विद्यालय है, अच्छा। डिग्री कॉलेज है। करीब सन 2011 से शुरुआत हुई थी इस विद्यालय की। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मेरी माता जी का संकल्प था। अच्छा, उसको आप आगे पूर्ण कर रहे हैं। माता जी का संकल्प था। और हमारे पिताजी माध्यमिक टीचर थे मुंबई में, तो बार बार कहा करती थी कि हमारे यहाँ की बेटियाँ जो हैं, घर की बेटी हो चाहे पड़ोस की बेटी हो, गांव की बेटी हो, पढ़ नहीं पाती। कुछ तो आर्थिक स्थिति की वजह से और कुछ सुरक्षा के दृष्टि से लोग 10वीं या 12वीं के बाद कॉलेज में नहीं भेजते, घर से पढ़ाते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, जब 2 पैसा कमाइएगा 2-4 कमरे बनवा दीजिएगा। जब आपके पिताजी रिटायर हो जाएंगे तो हम और पति पत्नी मिल के वहीं पे बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ आप 8 तकरीबन निःशुल्क बसें चलाते हैं, तो कैसे मतलब ये संभव हो पाता है? नहीं देखिए, ये तो भाव है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में बसे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में अमीरों की बेटियाँ चली जाती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं, गरीब हैं, उनकी बेटियों को शिक्षा मिल सके और वो शिक्षित हो सके, इसीलिए हमने ग्रामीण क्षेत्र में ही महाविद्यालय का निर्माण करवाया है। और रही बात बस की सुविधा के लिए, तो दूर दराज गांव की बेटियां हैं और वहाँ पे साधन अभी तक तो पहुँच नहीं पाया है, सरकारी साधन हो या रोड की व्यवस्था हो। तो हमें व्यवस्था देने की भरपूर कोशिश किए हैं कि हर घर की बेटी शिक्षित हो और हमारे विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से वो आ सके, अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल करने के लिए वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आजकल मैं समाज में देखता हूँ अगर बेटी 12 साल खो जाती है तो माता पिता का एक बोझ बन जाता है कि जल्दी शादी करके इनको विदा कर लिया जाए। लेकिन आप 8 निःशुल्क बसें चला रहे हैं, तो मेरा समाज से जो है या तो जो माता पिता जुड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में वो आएँ और निःशुल्क जो है शिक्षा बस जो है प्रारंभ हो रहा है, इसका लाभ उठाएँ? कैसे? देखिए, विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है, जिस तरह से मंदिर में हम भगवान को पूजते हैं, उसी तरह से विद्यालय भी एक मंदिर है। और यहाँ जाति पात की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमने अपने विद्यालय में, अमूमन आप देखे होंगे कि कॉलेज में 12वीं के बाद ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते हमने ड्रेस कोड लागू किया बच्चों के लिए, ताकि सब बराबर हो जाए, ताकि सब बराबर रहें। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, और ख़ास करके बेटियों के लिए तो शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि एक बेटी अगर पढ़ेगी तो 2 परिवार संभाल सकती है वो। तो
ये मेरी माता जी का संकल्प था, जो हम हर वक्त प्रयास कर रहे हैं और जीते जी तब प्रयास करते रहेंगे और जितनी सुविधा हो सके। हम तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो शहर में सुविधा है स्कूल कॉलेज में, हम सारी सुविधा अपने विद्यालय में देना चाहते हैं कि ग्रामीण की लड़कियों को खास करके उनको शहर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने सारी व्यवस्था की है। हम डिजिटल से पढ़ाई भी शुरू कर दिए हैं। डिजिटल से हो गया। हाँ, डिजिटल से हम पढ़ाई भी शुरू कर दिए हैं। शुरुआत इसी साल किए हैं कि अब उसकी मांग बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डिजिटल पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। कोरोना के बाद से काफ़ी परिवर्तन हो गया है। प्रोजेक्टर की पढ़ाई हमारी चालू है। हमने सेमिनार हॉल अलग से बनवा दिया है। सारी व्यवस्था हम धीरे धीरे हम आने वाले समय तक हम सोचते हैं कि हम अपने विद्यालय को ऐसा सुसज्जित करें कि एक बार गार्जियन के साथ में कोई बच्चा आए तो उसको लगे कि नहीं हम शहर के किसी कॉलेज में हैं। लेकिन अगर आजकल देखा जाए जो है शिक्षा आप कह सकते चाहे स्कूल कॉलेज हो, वो एक व्यवसाय हो गई है। व्यवसाय की तरह उसका प्रयोग किया जा रहा है। गरीबों से जो है मतलब निसंकोच उनसे लूट वगैरह जितना हो सके पैसा लेते हैं लोग। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब तो खैर सुनने में आता है हमें भी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? और प्रयास हम संदेश देते हैं जी, शिक्षा के लिए संदेश देते हैं जी। इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए जितनी फीस हमारे विद्यालय में है, आप कंपेयर करेंगे अगल बगल जैसे बड़ी संस्था डीडी कॉलेज वगैरह छोड़ दीजिए, तो जितनी फीस हमारे कॉलेज में जिस सब्जेक्ट की है उतनी फीस और कॉलेज लेती है। प्लस हम बस चलाते हैं, तो बस का खर्चा ही पकड़ लीजिए एक बस का, तो कम से कम हमने जो अनुमान लगाया है अब सेमेस्टर वाइज कर दिए। शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अच्छी बात है, ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। अब हम बस चला रहे हैं, हम फ्री में बस चला रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन करें तो 60 लाख पर ईयर। 60 लाख रुपए ये खर्च है। अगर हम व्यवसायीकरण की इच्छा रखते थे तो हम कर ही नहीं पाते थे। सेवा भाव होना चाहिए, जो भी विद्यालय चला रहे हैं उनके प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति भाव होना चाहिए। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ। गरीबी ने भले हमको आगे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन शिक्षक बेटा होने के नाते वो गुण तो है ही है मेरे अंदर। मैं नहीं पढ़ सका लेकिन लोगों को पढ़ा सकूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, और हमारे विद्यालय में लड़कियों ने जो काम किया है, जिस पोस्ट में हैं आज, यहाँ पोस्टर वगैरह मैंने देखा है। आईबी में गई हैं, आईबी में सेलेक्ट हुई हैं, यहाँ पे एसडीएम रैंक पे सेलेक्ट हुई हैं, पीसीएस अधिकारी, पीसीएस, लोअर पीसीएस। और हमको लग रहा है कि 7-8 बच्चियाँ, जानकारी पूरी नहीं है लेकिन बताते हैं लोग, हमारे अखिल जी से पता चलता है हमको, विद्यालय वही संभालते हैं। बिल्कुल जानते हैं। और उनसे पता चला 8 की 9 लड़कियाँ टीचर्स बनी हैं इस बार। तो कैसा महसूस होता है आपको, मतलब इतना जो है आगे विद्यालय बढ़ रहा है? महसूस होता है जब हमारी क्षेत्र की, हमारे दूर दराज की गरीब घर की बच्चियां जब इस तरह पोस्ट पे पहुंचेंगी, तो उसमें मुझे लगता है कि विद्यालय बना के मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। आजकल जैसे कॉलेज वगैरह कहीं भी आप जाएँ काम करवाने, तो यहाँ अगर छत्री है छत्री को देखता है, ब्राह्मण है ब्राह्मण को देखता है, अगर यादव यादव को देखता है, तो क्या ये भेदभाव आपके कॉलेज वगैरह में ऐसा कुछ? ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है, खास करके उत्तर प्रदेश में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब विद्यालय हम खोलने आए तो हमको शायद कोई नहीं जानता था। हमारे गाँव के लोगों को छोड़ के बाकी मुझे कोई नहीं जानता था। जब अनुमोदन का समय आया तो हमारे छत्री समाज के लोग बैठे होंगे, कोई छत्री समाज के लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे छत्री समाज के लोग हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि नहीं, प्रिंसिपल कोई छत्री होना चाहिए और स्टाफ पूरा छत्री रखिए। तो हम तो ऐसे प्रदेश में थे, मुंबई जैसे शहर में, वहाँ जात पात कोई मानता नहीं। हम कहे भैया ऐसा क्यों? कहे नहीं, हाँ आप देख लीजिए ना, बगल में वो फलाने जी का ब्राह्मण का कॉलेज है तो वहाँ सब ब्राह्मण की ही है, और आपके बगल में यादव जी का है तो सारे यादव स्टाफ हैं, तो आप भी कर सकते हैं। हम कहे मेरे साथ तो नहीं होगा, इस कॉलेज में तो असंभव है। जो जिस योग्य होगा उस पद पर होगा, उस पद पे होगा। और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल तो मुस्लिम कास्ट से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से। और आप ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में जितने वर्ग होंगे पूरे स्टाफ में सब आपको मिलेंगे, वो छत्री हों, ब्राह्मण हों कि यादव हों
कि गुप्ता हों कि हरिजन हों, यहाँ तक कि धोबी हों, पासी समाज के हों, सब हैं। चलिए, अच्छा लगा दोस्तों। आप देखेंगे कि तमाम जो है ये इसलिए विद्यालय मुझे खास लगा, काफ़ी दूर से हम लोग आ रहे हैं, अभी अयोध्या थे, अयोध्या से बनारस आए, बनारस डायरेक्ट यहीं भी सुबह आए हैं। तो इस विद्यालय खास बात यही थी कि काफ़ी बच्चे जो है यहाँ सेलेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ एक सर्वोदय का जो गांधी जी का सिद्धांत था, सबका उदय हो, हर जाति मजहब छूट कर, इस विद्यालय में होता है। तो अंतिम संदेश आप क्या देना चाहते हैं परिवार या समाज के विद्यार्थियों को? शिक्षा के मामले में तो मैं तो सभी से आग्रह करता हूँ कि विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को जितना हो सके उतना आप उनको शिक्षित करिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पड़ोस का कोई लड़का या लड़की अच्छा मार्क्स मिला उसको और अपने बच्चे को नहीं मिल पाया या कम मार्क्स मिला, तो लोग पिटाई करते हैं, डांटते हैं, धुतकारते हैं, इसी की भावना से देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि हर बच्चे के अंदर पैदा होने के बाद, हर लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, उनके अंदर एक गुणवान क्षमता छुपी रहती है। हर माँ बाप को चाहिए कि इसके अंदर की जो क्षमता है उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसके लिए उसको सपोर्ट करो। ज़रूरी थोड़ी है पढ़ा लिखा आदमी ही सब कुछ कर सकता है। जो बहुत अच्छा पढ़ लिया वही सब कुछ कर सकता है, जो नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ लिया तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए माँ बाप को, गार्जियन को। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग विद्यालय से तमाम कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, उनसे मुखातिब करवाएंगे। तो चैनल जुड़े जौनपुर में। जय गाँव जय जौनपुर, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।